नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिर से आपकी भारतीय थल सेना परीक्षा 2021 और ये प्रैक्टिस नंबर आपका 4 होगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सभी 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें रीजनिंग, साइंस और उसके बाद से मैथ आपके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि साइकिल का आविष्कार किसने किया। तो देखिए, जो साइकिल का आविष्कार किया था वो किया था आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरन कार्ल वान ड्रेस ने जो है साइकिल का आविष्कार किया था। तो ये आविष्कार से हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इन पे ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, बाकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट तो है नहीं इसके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि दिए गए वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। वैसे पता है कि जो सबसे पुराना वेद होता है वो आपका ऋग्वेद होता है। तो कौन सा है? ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। क्या है ऋग्वेद के बारे में जानकारी? कि इसमें मंडल पूछ लिया जाए तो कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ठीक है, उसके बाद से पूछ लिया जाए कि कितने सूक्त होते हैं, तो 1028 सूक्त होते हैं और 10,600 इसमें क्या है आपके मंत्र हैं। और यूनेस्को ने ऋग्वेद की जो है ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को जो है संस्कृति धरोहर की सूची में शामिल भी किया हुआ है। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता है कि लौह पुरुष जो होते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न आपके बार बार रिपीट हुए हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और यह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, ध्यान रखेंगे, यह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारतीय प्रांतीय संविधान जो है, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं, इसके भी अध्यक्ष आपके रह चुके हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। दोनों फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपका रिपीट हो, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग दर्शाता है। तो हरा रंग क्या दर्शाता है? अरे हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है कि धरती से संबंधित है आपका। तो धरती से संबंधित कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है, यानी कि मिट्टी और समृद्धि से संबंध ये हमारा आपका राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग है। बाकी सफ़ेद रंग और उसके बाद से चक्र उसमें दिए रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, और रंग राष्ट्र के प्रति हिम्मत और निस्वार्थ भावना को दिखाता है, तथा सफ़ेद रंग शांति और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। तो ये सफ़ेद रंग ईमानदारी का प्रतीक, उसके बाद से केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक। ठीक है, और भारत के संविधान द्वारा इस राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947, ये डेट आपका महत्वपूर्ण है कि 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था। किसे? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। उसके बाद से राष्ट्रीय ध्वज का संविधान सभा में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया गया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। अभी अभी आप देख लिए भाई, जो दिल्ली जो है आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बाकी देखिए, यमुना नदी की सहायक नदियाँ पता होना चाहिए, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन तथा टोंस यमुना की क्या है? प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये सहायक नदियाँ भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 6वां प्रश्न है आपके सामने। ये क्या कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा है तो बहुत लोग जाएंगे माउंट एवरेस्ट, जो कि क्या है? गलत है। आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंचनजंगा। अब देख लीजिए इनका क्रम क्या होता है, कौन जो है सबसे बड़ी होती है, तो और कितनी मीटर होती है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी कि K2, जिसको कंचनजंगा के नाम से जानते हैं, ये है 8611 किलोमीटर, 11 मीटर। ठीक है, मीटर में दिया है, किस में है? मीटर में। और कंचनजंगा की लंबाई कितनी है? तो 8586, नंगा पर्वत 8126, नंदा देवी 7816 मीटर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। पहली K2, जिसको हम लोग कंचनजंगा बोलते हैं। दूसरा है आपका K2, सॉरी कंचनजंगा नहीं, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं, हाँ ठीक है, कंचनजंगा K2 जो है आपका। और यहाँ पे K2 तो नहीं दिया है, सॉरी, यहाँ पे जो है इसको हम लोग कंचनजंगा बोलते हैं। और K2 आपका एक पर्वत है जो सबसे ज़्यादा है, लेकिन K2 इसमें आपका दिया नहीं गया है। तो ध्यान रखेंगे, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में कहाँ पे? नेपाल सीमा पर स्थित है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला है
कि झारखंड राज्य की राजधानी है। अरे भैया, झारखंड राज्य राजधानी से भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आएगा, तो एक क्वेश्चन राज्य राजधानी को आप याद कर लीजिएगा। हालांकि इसका जो होता है रांची होता है, ठीक है। और लखनऊ जानते हैं आप किसका राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है कहाँ पे है? लखनऊ है। बाकी आप जानते ही हैं, ठीक। उसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्या बोल रहा है इसमें? तो ये बोल रहा है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, दूसरे राष्ट्रपति आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है आपकी क्या है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं, ठीक। तो देख सकते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति के बारे में कि जो है पहले उपराष्ट्रपति भी थे, और उनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को तिरुट्टनी मद्रास में हुआ था। और भारत में 5 सितंबर के यानी इनके जन्म दिवस को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, शिक्षक दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है कि भारत को किस साल में आज़ादी मिली? तब सभी को पता है 1947 में, 15 अगस्त 1947, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, और 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, और इसे 26 जनवरी 1950 से क्या कर दिया गया? लागू। तो ये भी पूछा जाता है डेट कि कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक हैं। अब ये आपका किताब पूछ दिया है कि जो आनंद मठ हैं उसके लेखक आपके कौन हैं। तो देखिए, उसके जो लेखक है आनंद मठ के, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है, और इस पुस्तक में वर्ष 1773 में बंगाल में हुई सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। और इन्होंने ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम, भाई ध्यान रखना, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किन्होंने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। और इनकी अन्य कृतियाँ है कपाल कुंडला देवी, चौधरानी, चंद्रशेखर आदि इनकी क्या है? रचनाएं हैं, कृतियाँ हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्यानचंद, अरे भाई हॉकी का जादूगर, ठीक है। ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये तो सबके जुबान पे नाम होता है यार। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, यानी कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यानी मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है, और इन्होंने वर्ष 1928 से 1932 और 1936 के ओलंपिक देश प्रतिनिधित्व किया और देश को गोल्ड मेडल दिलाया। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है, ठीक। उसके बाद से 12वां क्वेश्चन है आपके सामने कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? अभी देख लिया भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में आपका स्थित है थार का रेगिस्तान। अब देख लीजिए थार का रेगिस्तान, तो ये पाकिस्तान में फैला है, यानी कि यह जो है भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला है। अब भारत में यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा पाकिस्तान में यह पंजाब और सिंध क्षेत्र में फैला हुआ है। तो पाकिस्तान में याद रखेंगे यह पंजाब और सिंध क्षेत्र में है। 13वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन और कैपलर। तो देखिए, जो पूछ रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। तो ई का जो है वो है जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज भौतिक विज्ञान जे थॉमसन ने किया था, और इसके लिए उन्होंने 1906 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब? 1906 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और जेम्स चैडविक ने वर्ष 1932 में जो है किसकी खोज कर दी? फिर से न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1935 का नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? जेम्स चैडविक को। ध्यान रखेंगे, जेम्स चैडविक किसने खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की थी, जिसे 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला, सम्मानित किया गया। तथा प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। किसने? गोल्डस्टीन ने। कभी कभी रदरफोर्ड भी आता है, तो उसने परमाणु के बारे में बताया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो गोल्डस्टीन जो है किसने खोज की थी? प्रोटॉन की। तो तीनों चीज़ें पता हो गई आपको। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो वो सबको पता है, शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है, शुतुरमुर्ग का ही अंडा होता है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद से सबसे छोटी पक्षी पूछ ले तो ध्यान रखेंगे, हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो महाराणा क्या बोलते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यानी कि कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1100 कितने में? 1526 में। कितने में? 1526 में इब्राहिम लोदी हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत के मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1500 कितने में हुआ था? 1556 ईस्वी में हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर सेना के बीच लड़ा गया था। तीसरा युद्ध जो है 1700 कितने में हुआ था? 61 में हुआ था।
ठीक है, 1761 में हुआ था। और इस किसके बीच लड़ा गया, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की क्या हुई थी, हार हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, तीसरा युद्ध पूछ ले कब हुआ था, 1761 में हुआ था। और दूसरा 1526 और तीसरा 1556 है, सॉरी यहाँ पे क्या है, 1556 है। तो ये युद्ध वाले याद रखेंगे, उससे भी वहाँ से प्रश्न एक पूछे जाएंगे आपके। ये है कि निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है, इसमें कौन सी ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है, तो वो है आपका जुकाम। कौन सा है, जुकाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर। तो देखिए, जुकाम वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरस से संबंधित अन्य बीमारियां एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, मेनिनजाइटिस, ट्रिकोमा आदि हैं। फिर से मलेरिया, प्रोटोजोआ से जो है टाइफाइड तथा हैजा बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो रोग के बारे में याद रखेंगे, रोग से भी पूछा जाएगा प्रश्न आपका। उसके बाद से रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, तो जो रक्तचाप होता है वो किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, तो वो होता है आपके अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। किडनी नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं इसे, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, यानी अधिवृक्क बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान लेते हैं इसके बारे में। तो रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि को सुप्रारेनल ग्रंथि भी कहा जाता है, और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। और अधिवृक्क ग्रंथियाँ प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित छोटी सी ग्रंथियाँ होती हैं, यानी वृक्क जो किडनी होती है ना, ठीक उसके ऊपर ये अधिवृक्क आपकी होती है। 18वां प्रश्न है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, तो अभी अभी देख लिया था आपने क्या, कि सरसी यानी कि फंगस है, एक प्रकार का क्या है, फंगस, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं। ठीक है, यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है, और यह ग्रीन गोल्ड पेनिसिलियन नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। और पेनिसिलिन की खोज जो है 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक, एक नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, आप सभी को पता है कि वो होती है कौन सी, फीमर की होती है। ठीक है, और सबसे छोटी कान की खोपड़ी स्टेपिस की होती है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 22 हड्डियाँ होती हैं। ध्यान रखेंगे, 22 हड्डियाँ होती हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस है, और सबसे बड़ी कौन सी है, फीमर है। ठीक, फीमर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोमीन जो है तो ब्रोमीन जो है एक आपकी अधातु होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ब्रोमीन अधातु है और इसका प्रतीक Br होता है। परमाणु क्रमांक 35 और अन्य धातु कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस आदि, ये सभी आपके अधातु हैं। उसके बाद से दिया है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, तो 2 या 2 से अधिक धातु बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, मिश्र धातु कहलाएगा। जैसे पीतल होता है, समझ रहे हैं ना, तो ये सब क्या है आपके मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक, यानी कि 2 या 2 से अधिक धातु से मिलकर जो मिश्र धातु कहा जाता है। इस्पात एक मिश्र धातु है, कांसा, पीतल आदि ये सब क्या है, मिश्र धातु आपकी है। अगला है कि सांप किस पशु वर्ग से संबंधित है, यानी कि सांप जो है किस पशु वर्ग से संबंधित है, तो वो है सरीसृप, जो रेंगते हुए नीचे जमीन पर क्या करता है, चलता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में देख लीजिए। सरीसृप प्रगतिशील कुल के एक कशेरुक जानवर हैं। सरीसृप ठंडे खून वाले जानवर हैं। इनका हृदय 3 कक्षाओं का होता है। ये पूछा जाता है कितने कक्षाओं का होता है हृदय, 3। हालांकि मगरमच्छों का हृदय 4 कक्षीय होता है तथा इनका श्वसन फेफड़ों की सहायता से होता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अब ये तो सभी को पता होगा कि जो भूकंप की तीव्रता होती है किससे मापी जाती है, रिएक्टर स्केल से मापी जाती हैं। किससे मापी जाती हैं, रिएक्टर स्केल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रिएक्टर स्केल के बारे में आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है कि लार किसके पाचन में सहायता करती है, तो जो आपका लार जो होता है ना, वो किसके पाचन में सहायता करता है, तो जो स्टार्च होता है, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करते समय जो है लार के रूप में जो बनता है वो आपका स्टार्च होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। लार क्या होता है, तो लार स्टार्च के पाचन में सहायता होता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कुछ स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्टिन में तोड़ देता है, और लार का स्रावन लार ग्रंथियों द्वारा किया जाता है, और यह हल्का अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6.8 होता है। तो ये याद रखेंगे, लार का पीएच मान 6 कितना होता है, 8 होता है, लगभग 7 के करीब। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है कि एक ही तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वे क्या कहलाते हैं, तो 2 होते हैं, एक समस्थानिक होता है और एक संभारी होता है। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं,
तो समस्थानिक जिसके जो है परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, और जिसके परमाणु भार अलग अलग होते हैं वो आपका समभारी होता है। तो इसमें पूछा है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती हैं, तो उसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। जिसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखेंगे, समान परमाणु क्रमांक को परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, और समस्थानिकों प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, अभी बताएं। किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे ये दिया है, हाइड्रोजन समस्थानिक 3 है, 1s1 1s2 1s3, परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। उसके बाद से ये जो बोल रहा है H2O2 किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये अब जानते हैं भारी जल का सूत्र है। किसका है, भारी जल का सूत्र है। तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड क्या ये होगा, हाइड्रोजन पराऑक्साइड होगा, या फिर जो है आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा। तो भारी जल है तो भारी जल H2O2 को हाइड्रोजन पराऑक्साइड बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। देख लीजिए, हाइड्रोजन जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यमों में ऑक्सीकरण और अपचायक दोनों रूप में कार्य करता है। कौन सा, H2O2। काफ़ी पूछा जाता है, भारी जल भी इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद से पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में आवश्यक है क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन। क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। अब देख लीजिए कि नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिट्टी से प्राप्त करते हैं, और ये सभी जीवित या ऊतकों यानी जड़, तना, पत्ती की वृद्धि का विकास सब में सहायक होता है, सहायक होता है। ठीक है, और यह क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का एक महत्वपूर्ण अवयव भी है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, 28वां प्रश्न है कि थर्मामीटर में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देख लिए, थर्मामीटर जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है पारा का। किसका प्रयोग किया जाता है, पारा का किया जाता है। अब देख लीजिए, पारा के बारे में दिया गया है कि पारा जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। ये भी हमसे पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत तारों के लिए सबसे उपयुक्त है जस्ता, लोहा, तांबा और स्टील। इसमें से जो है आपका कौन सा होता है। तो देखिए, इसमें से जो बात करते हैं तो वो होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी का मतलब बोले तो क्या, लोहा। लोहा जो होगा इन सभी में सबसे अच्छा क्या होगा, विद्युत के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी चांदी होता है, तांबा होता है ना, सॉरी यार गलती हो गया। लोहा तो होता ही है विद्युत का ऐसे, लेकिन सबसे अच्छा बात किया जाए तो तांबा होता है। ठीक है, चांदी विद्युत धारा का सबसे आदर्श सुचालक है, और विद्युत तार तांबा और एल्युमिनियम के उपयोग से बनते हैं। दिए गए विकल्प में तांबा क्या होगा, विद्युत सही विकल्प होगा। ऐसे तो सभी चालक है उसका, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो माना जाएगा वो आपका तांबा होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु है, तो आपको पता है कि सबसे हल्की धातु हाइड्रोजन होती है। कौन होती है, हाइड्रोजन। तो ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम का निर्माण हुआ है 3 तत्वों से, जिसे बिग बैंग के समय 3 तत्वों का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम। तो ध्यान रखेंगे, महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी होती है, उसके अनुसार 3 तत्वों का हुआ, हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम का निर्माण हुआ। और हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा हल्की होने के कारण पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में ही पाई जाती है। ठीक, सबसे हल्की धातु है। अब आता है आपका मैथ का क्वेश्चन कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए, त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो 7 होता है, और जो आपका परिधि का अनुपात जो होता है ना वो 44 होता है। ठीक है, और ये जो होता है क्षेत्रफल उसका 154 होता है। ये होते हैं, अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट इसको कर लेंगे। यानी कि परिधि दिया है 88 और यहाँ पे कितना है 44, कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 2 गुना है। तो त्रिज्या पूछा है तो 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 14, और 14 किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, अगर ये याद रहता है आपको तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। वैसे तो बाकी ये जो हल किया है फार्मूले के द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक है, परिधि बराबर रखकर मान निकालेंगे, आर का मान इतना आएगा, तामझाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए 212 का स्क्वायर। देखिए 212 का स्क्वायर करने के लिए बहुत आसान तरीका है। क्या है, देखिए ये 12 है ना, तो पहले ये 12 अलग कर लीजिए, 2 अलग कर लीजिए, तो 12 का स्क्वायर कीजिए 144, 144 का लास्ट वाला 44 लिखिए, और 44 किस में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, सीधा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उतना हल भी नहीं करना है, सीधा आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए तामझाम कुल किया है बिना मतलब का। अगला क्वेश्चन है कि 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, 9 किसका वर्ग है, 3 का, 16 किसका वर्ग है, 4 का, 5 किसका वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो अगला क्या इसका आएगा, 6 का वर्ग आएगा। तो 6 का कितना होता है, 36, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है
ये कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अरे भैया ये जाता है बाहर तो गुणा हो जाता है, तो 2/3 में जब 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 64 का पावर 1 कितना आ जाएगा 3। 1/3 का मतलब इसका घनमूल निकलना। अरे तो 64 का घनमूल तो सबको आता है भैया 3 बार, यानी उसका 3 बार गुणा होना चाहिए, तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, उसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है आपका, क्या कह रहा है इसमें, तो इसमें कह रहा है कि ये कर्मचारी अपने वेतन का 90% सामान्य भविष्य निधि में योगदान करता है। आवश्यक यदि उसे कटौती के बाद महीने का शुद्ध वेतन इतना रुपया है तो मासिक सामान्य भविष्य निधि अंशदान क्या है। देखिए कहने का मतलब है कि 10% तो कटौती कर रहा है, तो कितना बचा 90, और 90% की वैल्यू आपको दिया है तो 135 पर कितना जीरो 2 जीरो। ठीक है, 90 की वैल्यू 135 पर कितना जीरो दिया है 2 की वैल्यू, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 15 9 कितना हो जाएगा 35 से, यानी कि 150 हो जाएगा। तो हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है, पूरा मान निकालिए इसका, तो 100% की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 15 जीरो है और 2 जीरो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, लेकिन इस पर 10% अंशदान कर दिया है तो उसका 10% निकाल कर हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 1 जीरो ये 1 जीरो ये कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो यही पूछा था हमसे, और कौन सा विकल्प है, तो विकल्प नंबर आपका ए है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, देखिए बाकी सब तो तामझाम किया है पूरा इसमें, ठीक है ना। अगला है कि 950 किलो आमों का मूल्य 3800 रुपया है, तो 550 किलो आमों का मूल्य क्या होगा। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए, बाकी सब जो है कहानी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 950 बराबर इतना का हो जाएगा, तो 38 डबल जीरो में 950 से क्या कर देंगे भाग, और इंटू 555 से क्या कर देंगे गुणा, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 19 दूना के 38 200 आ जाएगा, यानी लास्ट में जो है 2 जीरो आएंगे, और लास्ट में 2 जीरो आएंगे तो देखिए ऑप्शन अब मिल गया यहीं से, लास्ट में 2 जीरो का मतलब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हुआ। ठीक है, तो कैलकुलेशन उतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपका आंसर तुरंत क्या हो गया आ गया। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिक से करते हैं हम लोग। 145% का 700.5% है, और 22.0 का परसेंटेज जो है इतना है आपका, तो आप इसको कैसे करेंगे बताइए। आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन सोचिए इसका अगर हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं डिजिटल कॉन्सेप्ट, कौन सा आता है डिजिटल, क्योंकि ज़माना ही आजकल डिजिटल हो गया है। तो लगाइए, तो डिजिटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसको जोड़िए, 5 4 9 ये कितना होगा 10, 10 और 7 जोड़ेंगे 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 23, यानी कि ये आ गया, 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये हो गया 5 प्लस, इसको देखिए 2 2 4, ये हो गया 4 इंटू, इसको जोड़िए 5 5 10 और 1 11, 11 मतलब कितना है सर 2 होगा, और 2 चौके 8, यानी 5 8 कितना हो जाएगा 13, और 13 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना होगा 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो 4 किस में आ रहा है जोड़िए, सबको जोड़ा जाता है, देखिए 5 1 6 6 2 8 1 9, तो ये ख़त्म हो गया इधर से, 5 2 7 7 14, तो 14 मैंने 4 1 5 ये नहीं हो सकता है। उसके बाद से 3 1 4 5 9 ख़त्म हो गया, 6 7 13, 13 2 15, 15 5 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो 5 1 6 6 5 ये 5 1 6, ठीक है, ज़रा जोड़ लेते हैं अच्छे से, दूसरा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 1 4 4 5 9 9 6 15, 15 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 7 13, 13 का 4 हो जाएगा, 4 2 फिर 6, और 6 5 11, यानी कि 2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला आंसर आपका आएगा, डिजिट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हो रहा है हमारा, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि जैसे कि 5 1 6 6 5 11 ये 2 हुआ था, 5 4 9 9 1 10 10 का 1 हुआ था ना 1, उसके बाद से यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 12 होगा ना यहाँ पे, सॉरी 7 5 12, 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12, ये आपका 3 आएगा। ठीक है, प्लस ये जोड़ेंगे तो 2 2 4, तो 4 5 1 6 और 5 11, ठीक है, 11 का मतलब 2 2 चौके 8, 8 3 कितना आना चाहिए 11 आपका आना चाहिए, और 11 का मतलब 1 1 कितना होना चाहिए 2, और 2 आपका यही यूनिट डिजिट आएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 इसका आएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा सब कुछ इसको, ठीक है, आ जाएगा, बाकी तो परसेंटेज आप ऐसे निकालेंगे तो आ ही जाएगा। डिजिट कॉन्सेप्ट से थोड़ा जल्दी आता है उसमें, ठीक है ना, यूनिट डिजिट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 10 20 30 40 50 का औसत क्या होगा, अरे इसके बीच वाला होता है, जब अंतर समान होता है तो बीच वाला होता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, बाकी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या रही 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि सीधा 5 का 3 में गुणा कीजिए 15, अब 15% की वैल्यू कितना है 180 है,
तो कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 12 गुना है, तो सीधा इसका 1200 आंसर हो जाएगा। 1200 किस में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर ये चीज़ें पता है तो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको आना चाहिए इतना। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि 1 मीटर तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 मीटर तार दिया है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो सर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और परिधि के बराबर हो जाएगी 2πr, और ये मान आपका दशमलव में आएगा। किस में आएगा, दशमलव में आएगा। तो यहाँ से दिमाग में आपके आ जाएगा सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सीधा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। हल हो गया यार, बिना कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। इससे की वजह से आपके कोई क्वेश्चन छूट भी सकते हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है कि 1 मीटर, हाँ देखिए बाकी कैलकुलेशन किया है, आप कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, आपका आंसर भी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे है 3/8 है बराबर करके 6/1 सा है। तो देखिए ये 3 से 2 बार में कट गया, और 2 से 8 दूना कितना हो गया, 16। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सीधा आंसर है यार, कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इतना का परसेंटेज इतना का बराबर 1440 है, तो सीधा क्या कीजिए, तो इसका कितना होगा, तो एक्स मान लीजिए इसका। तो अब इसको हल करना है, तो क्या कीजिए कि इसको हम लोग दुगुना कर लेते हैं। 45 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 90। तो जब आप इसको दुगुना करेंगे तो इसको आधा करना पड़ेगा, यानी कि 320। तो 96 गुणे कितना होगा, 320 होगा। अब इसको हल कीजिए, तो 96 गुणे जो होगा, सॉरी 90 होगा ना, 90 होगा, ये क्या होगा आपका 90 होगा, 90। 45 दूना 90 होगा ना, तो 9 से गुणा करिए, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, परसेंटेज से कट जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा। तो 9 दूना का 18 का 8, 29 27 से 28, 200 कितना होगा, 88। और 288 इसका भी होगा, तो इसी का तो उल्टा किया है, ये भी 288 होगा। कितना होगा, 288। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 576। अरे 288 को 2 बार जोड़ना है ना, 576 बराबर किसका दिया है, 1440। और इसका पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, तो 576 में 1440 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा मान आपका, ठीक है। भाग करेंगे तो 0.4 करके आपका आंसर आएगा, और वो आपका आंसर कौन सा है, तो देख लीजिए आपका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए, बाकी इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 43वां, कि r+s बराबर दिया है -8, r इंटू एस बराबर -12, तो r का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, तो प्लस वाला स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ से देखिए प्लस वाला स्क्वायर लगा दीजिए सीधा, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 है, 64 में 12 दूना का 24 जोड़ दीजिए, तो 4 4 8 और 6 2 12, 128। क्या बोलते हैं, 4 4 8 और 6 2 8, 88 है ना, 88 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने, कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका मौसा 15 होता है। 15 से भाग कर दीजिए, 15 तिया 45, 22 बचा, 15 दूना के 15 एकम 15, यानी 31 आएगा। तो 31 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती 45 मिनट में कितनी दूर जाएगी। तो ये 75 गुणे 45 का मतलब 45/60 हो जाएगा। हल कर दीजिए, आ गया 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से 1 कटाएंगे, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये दशमलव में आएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 8 32 हो जाएगा, और 4 पचे 4 सत्ते 28, और 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 8 32, 3 और 2, 4 सत्ते 28, 4 पचे ये हो जाएगा। तो 3 5 15 का 5, 3 7 21, 22 का 2, 3 8 24 का 25 का 5, 3 1 3 1 4, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आएगा ना, तो 56.25 आएगा। कितना आएगा, ये जो आएगा आपका 56.25 आएगा, ठीक है ना, ये 56.25, तो 56.25 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है, गुणा कराएंगे तो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि क्लॉक को जो है ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए CL था, लास्ट में LC हो गया, तो ST है तो लास्ट में TS हो जाएगा। तो TS इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो उसके बाद से E बीच में है तो बीच में रहेगा, इसमें बीच में नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये 2 हो सकते हैं। अब PS है तो S और P होना चाहिए, तो S और P किस में है, तो इसमें है S और P, और उसके बाद से TS इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, B होगा। 2 को उल्टो कर दिया है, बीच वाले को इसे छोड़ दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है 47वां, कि निम्न में से कौन सा अक्षर श्रृंखला जो है आगे आएगा, यानी कि एक्स जो आता है वो आपका 24 नंबर पे आता है, यू जो आता है वो आपका 23 नंबर पे आता है, ठीक है, 23। यू जो होता है ना, यू 21 और 22, 21 पे आता है, सॉरी कितने में आता है, 21 पे आता है, तो ये वाला 21 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3 किया है, यहाँ से भी -3, यहाँ से -3, तो एल में -3 करेंगे 12 में, तो 9 आएगा, 9 पे क्या आता है, आई मैंने बी।
उसके बाद 48वां क्वेश्चन है कि आपका बोल रहा है कि पी के की माता है, यानी पी जो है वो के की क्या है, माता है। पी जो है वो के की माता है ये, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, के डी की बहन है। के जो है वो डी की क्या है, ये दोनों सिस्टर है, ठीक है, दोनों सिस्टर है, तो डी की बहन है, ये बहन के जो है डी की क्या है, बहन है। और डी जे का पिता है, डी जो है वो जे का क्या है, पिता है, तो ये डी जो है नीचे आ जाएगा, नीचे जे आ जाएगी और डी का पिता है, ये जो है पिता है, ठीक, यानी कि इसका भाई हो गया। तो पूछ रहा है कि डी जे का पिता है, तो पी और जे में क्या संबंध है। देखिए पी जे में क्या संबंध है, डी जो है जे का पिता है, तो पी और जी में क्या संबंध है, तो पी और जी में क्या संबंध हो सकता है कि पी और जे में क्या संबंध होता है, नहीं पी वाला, तो ये क्या हो सकती है, पिता जो है क्या बोलते हैं कि इसके जो है लड़के और लड़के के जो पिता होते हैं वो क्या कहलाते हैं उसके, इससे जो संबंध रखेंगे पी से क्या रखेंगे, दादी से संबंध रखेंगे ना। अरे 2 पीढ़ी नीचे आ रही है तो दादा हो सकता है या तो दादी हो सकती है, तो दादी होगी, और दादी किस में, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है 49वां आपके सामने, कह रहा है कि जेड ए वाई बी, तो जेड वाई एक्स और डब्ल्यू ये 3 क्रमांक घटते हुए जा रहे हैं, तो अगला क्या आएगा, बी आएगा। अब बी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो उसके बाद ए बी सी डी, अगला क्या आएगा ई, यानी बी ई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है अगला, इसमें क्या पूछ रहा है कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां, जब एक छोर से दोनों तरफ का क्रमांक दिया हो तो दोनों को जोड़कर 1 घटा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 20। अब 20 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी देख लीजिए ये क्या आगे किया गया है यहाँ पे, ठीक है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके डाउट को अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो आज का बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।